नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास बायोलॉजी का जितने भी महत्वपूर्ण अंतर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं सारा आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसलिए आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी महत्वपूर्ण अंतर करवाए हैं, यानी इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण अंतर हम सेलेक्ट करके लाए हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके जो महत्वपूर्ण है इस साल के लिए यानी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है, सारा आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यह गेस प्रश्न है इस साल के लिए, ठीक है। इसमें जितना 6 करवा रहे हैं 6 अंतर आपको हम बताएंगे, इसमें आपके बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप 6 का 6 याद रखिएगा और जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आपको भी लिखना है ताकि जो आपका एग्जामिनर है वह फुल में से फुल मार्क्स यानी कॉपी चेक करने वाला सर वो फुल में से फुल मार्क्स दे सके, ठीक है। तो चलिए आज के यह शानदार वीडियो को हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। मेरा पहला अंतर है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह, ठीक है। यह 100% आएगा ही आएगा इस साल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए एक तरफ आपको जाइलम लिख लेना है और एक तरफ फ्लोएम लिख लेना है और इसमें इस तरह से बीच में इस तरह से लाइन खींच देना, ठीक है। आप लोग अंतर जब भी पूछे दोस्तों तो आप लोग इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम लिखकर एक लाइन खींच दीजिए और दोनों तरफ उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरा पहला लिखा हुआ है कि जाइलम संवहन ऊतक का पहला ऊतक है, यानी जाइलम जो होता है संवहन ऊतक का पहला ऊतक होता है और फ्लोएम संवहन ऊतक का दूसरा ऊतक होता है, ठीक है। यानी जाइलम पहला ऊतक है और यह दूसरा ऊतक होता है, ठीक है। और अगला लिखा हुआ है कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, यानी जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वह मृत होती है, ठीक है। और फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वह जीवित होती है, ठीक है। यानी फ्लोएम वाला जो होगा कोशिकाएं वह जीवित होगी, ठीक है। चलिए अगला आप देखते हैं तीसरा अंतर में लिखा हुआ है कि जाइलम जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को हस्तांतरण करता है, यानी जो जाइलम होता है वह जल तथा घुलित खनिज पदार्थों का हस्तांतरण करता है, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, यानी फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाला चीज़ है कि जाइलम जो होता है यानी जाइलम जो होता है जड़ से जल तथा घुलित खनिज पदार्थ जो होता है उसको कहाँ तक ले जाता है, पत्ती तक ले जाता है, ठीक है। पत्तियों तक ले जाता है ताकि वह भोजन बना सके पेड़, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है जहाँ पे पत्तियों में जो खाना बनता है, ठीक है, खाद्य यानी जो भी पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाता है पेड़ पौधा वह सभी यानी कि जितना भी है वहाँ पे सभी जगह यानी फ्लोएम में जो है खाद्य पदार्थों को परिवहन करते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ जो भी बनाया वह सभी पेड़ के सभी अंगों तक पहुँचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। और जाइलम जो है देखिए एक ट्रिक आपको बता रहे, जाइलम ज से देखिए जाइलम और ज से जड़, यानी जड़ के द्वारा क्या क्या जाएगा, जल और घुलित खनिज पदार्थ जाएगा, ठीक है। और फ्लोएम दोस्तों फ्लोएम से क्या होगा, खाद्य पदार्थों की परिवहन, यानी जो भी फ्लोएम यानी पत्तियों द्वारा जो खाना बनाएगा वह सभी पदार्थ यानी सभी अंगों में पौधे के सभी अंगों में पहुंचाएगा कौन, तो यह हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। ये दोनों अच्छी तरह से ट्रिक से याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा समझकर। तो चलिए अगला आप देखते हैं अगला अंतर देखिए लिखा हुआ है कि जाइलम द्वारा जल तथा खनिज लवण का हस्तांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी देखिए अभी बताया ना दोस्तों कि जड़ से जो है जाइलम होता है, जड़ से देखिए क्या जल और खनिज लवण को यानी अवशोषण करता है, अवशोषण करने के बाद उसे जो है ऊपर की ओर यानी पत्तियों के तक पहुंचाता है, ठीक है। और फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है, यानी फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का जो हस्तांतरण करेगा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ कर सकता है, लेकिन जाइलम जो है जब इसका जो हस्तांतरण होता है जल और खनिज का हमेशा यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में जो अंतर इसमें लिखवाएं दोस्तों आपको करवाएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 100% आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में बायोलॉजी से जितने भी महत्वपूर्ण अंतर था, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण अंतर पूरा एक ही वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। यानी जितना भी महत्वपूर्ण अंतर आपके एग्जाम में पूछ सकता है सभी आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं और सभी अंतर को आप अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सारा एनालिसिस करने के बाद आपको हम सारा एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं, सब जो अंतर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यानी VVI है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे
चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जाकर देखिएगा जरूर, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का सारा का आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से जरूर देखिएगा मेरा दूसरे वीडियो को अच्छे एग्जाम यानी कि अपना एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अगर आपका टारगेट है दोस्तों 450 प्लस मार्क्स लाना, 480 प्लस मार्क्स लाना, तो आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखिए ताकि वह जो आपका टारगेट है, आपका माँ बाप का सपना है, उसे आप पूरा कर सके। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस साल ये 100% आएगा ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें अंतर लिखा हुआ है, एक तरफ आपको लिख देना है वायवीय श्वसन और एक तरफ लिख देना है अवायवीय श्वसन, इसी तरह से आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, और एक इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा। तो देखिए इधर वायवीय श्वसन में लिखा हुआ है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, यानी वायवीय जो श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, यानी वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा में देखिए लिखा हुआ है कि इसमें ग्लूकोज विखंडित होकर CO2 जल तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी जब ग्लूकोज विखंडन होता है तो CO2 जल और ऊर्जा का उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज विखंडित होकर CO2 इथाइल अल्कोहल दोस्तों, इथाइल अल्कोहल तथा ऊर्जा बनता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, और देखिए अगला और लिखा हुआ है कि यह श्वसन सभी पौधे तथा जंतुओं में संपन्न होती है, यानी यह जो श्वसन है वायवीय ये सभी पौधों और जंतुओं में संपन्न होती है। ठीक है, और कुछ जीवों जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल तथा परजीवियों में ही अवायवीय श्वसन होती है, यानी अवायवीय श्वसन किस में होता है, तो जीवाणु में, नीले हरे शैवाल में, परजीवियों में, ये सभी में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, और अगला देखिए लिखा हुआ है कि वायवीय श्वसन के अंतर्गत क्रेब्स साइकिल की क्रिया संपन्न होती है दोस्तों। ठीक है, और अवायवीय श्वसन के अंतर्गत क्रेब्स साइकिल की क्रिया संपन्न नहीं होती। तो फाइनली दोस्तों इसमें आप 5 आपको अंतर हम बता दिए हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, मेरा अगला महत्वपूर्ण अंतर जो है दोस्तों धमनी और शिरा में अंतर लिखे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 100% आने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसे देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एक तरफ आपको धमनी लिख देना है और एक तरफ सिरा और इस तरह से लाइन खींच देना है। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला अंतर लिखा हुआ है कि धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है, यानी धमनी की जो दीवारें होती हैं वो कैसे होती हैं, मोटी और लचीली होती हैं। ठीक है, और सिरा की दीवारें पतली तथा मजबूत होती है, यानी सिरा की जो दीवारें होते हैं वो कैसे पतली और मजबूत होती है। धमनी कपाट विहीन होती है, धमनी जो होती है दोस्तों कपाट विहीन होती है और सिरा कपाट युक्त होती है। ठीक है, सिरा जो होती है कपाट युक्त होती है। ठीक है, और अगला देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि धमनी शुद्ध रक्त को ढोता है, यानी धमनी जो है शुद्ध रक्त को ढोता है और सिरा जो है अशुद्ध रक्त को ढोता है। देखिए यहाँ से आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, धमनी देखिए 3 है तो 3 और ये शुद्ध कितना है 2 लिखा हुआ है, यानी 3 से 2 हो रहा है और इसमें देखिए 2 है और 2 से 3 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इस तरह ट्रिक लगाकर यानी धमनी जो 3 अंक यानी 3 अक्षर वाला जो रहेगा वह 2 होगा, यानी कि 3 से 2 और ये 2 से 3, यानी धमनी तो शुद्ध रक्त और सिरा तो अशुद्ध रक्त। ठीक है, इस तरह से ट्रिक लगा के या दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से इसे समझ कर याद रखिएगा। ठीक है, और अगला ये 3 हो गया और चौथा में देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि केवल फुसफुस धमनी ही अशुद्ध रक्त को ढोता है, यानी एक फुसफुस धमनी होता है दोस्तों वह जो है अशुद्ध रक्त को ढोता है। ठीक है, और केवल फुसफुस सिरा ही शुद्ध रक्त को ढोता है, यानी दोनों में ये जो फुसफुस धमनी है यह अपवाद है और इसमें जो है फुसफुस सिरा है यह अपवाद है। ठीक है, यह जो है अपवाद होने के कारण यह जो है अशुद्ध रक्त को ढोता है और यह शुद्ध रक्त को ढोता है। ठीक है, और देखिए अगला में लिखा हुआ है पाँचवा में कि धमनी हृदय से पूरे शरीर की ओर रक्त को प्रवाह करता है, यानी जो धमनी है दोस्तों वह हृदय से पूरे शरीर की ओर, यानी हृदय में रक्त शुद्ध होता है और उसे जो है पूरे शरीर को पहुंचाता है कौन, तो धमनी, और सिरा जो है पूरे शरीर से रक्त को प्रवाह हृदय की ओर करता है, यानी सिरा जो है पूरे शरीर से रक्त को मैंने कलेक्ट करके हृदय की ओर लेकर जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका 5वां अंतर। और छठा अंतर में देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि धमनी की दीवारें त्रिस्तरीय रचना की बनी होती है, जिसमें बाह्य चोल, मध्य चोल तथा अंतःचोल
कहते हैं। और शिरा की दीवारें त्रिस्तरीय होती है जिसमें मध्य चोल का स्तर कम विकसित होता है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और सातवां मेरा लास्ट अंतर है कि धमनी में रक्त का प्रवाह उच्च दाब द्वारा होता है और शिरा में रक्त प्रवाह निम्न दाब द्वारा होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। धमनी में जो होगा उच्च दाब के द्वारा होता है, ठीक है, और शिरा में जो होगा निम्न दाब पर होता है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, तो अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। यानी धमनी में जो है उच्च दाब पर रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में निम्न दाब पर यानी रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये मेरा जो धमनी और शिरा में जो अंतर लिखवाएं दोस्तों, इसमें आपको यानी कितना बताएं, इसमें देखिए आपको बताया हुआ है 7 अंतर बताएं, ठीक है, 7 अंतर बताएं। इसमें कम से कम आप 5 जरूर से जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 मार्क्स में 5 जरूर से जरूर लिखिएगा ताकि फुल में से फुल मार्क्स आप उठा सके, ठीक है। मेरा अगला अंतर है साथियों, वो है मेरा, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर। ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। एक तरफ प्रकाश संश्लेषण लिख देना है और एक तरफ श्वसन लिख देना है, ठीक है, और इस तरह से लाइन खींच देना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक निर्माणकारी प्रक्रिया है और श्वसन एक विनाशकारी क्रिया है, ठीक है, यानी श्वसन जो है एक विनाशकारी क्रिया है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण एक निर्माणकारी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगा केवल दिन में होगा और श्वसन की क्रिया दिन रात दोनों में होता है। यानी देखिए हम लोग का श्वसन यानी जितना भी सजीव है दोस्तों वह क्या होता है, श्वसन की क्रिया करता है, तो वह दिन रात दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में श्वसन की क्रिया होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब सूर्य यानी जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तभी होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अगला आप देखते हैं तीसरा अंतर में लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया दरमियान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन जो है गैस मुक्त होता है, ठीक है, और श्वसन क्रिया के दरमियान जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है मुक्त होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो होता है ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें जो कह रहा है कि श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जादायक पदार्थों का उपचयन होता है जिससे मुक्त हुए ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित रहता है, यानी इसमें ऊर्जादायक पदार्थों का उपचयन द्वारा होता है, ठीक है, इसमें मुक्त हुए ऊर्जा AT के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। और अगला अंतर मेरा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वायुमंडल ये प्रभाव द्वारा प्रभावित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है वायुमंडलीय प्रभाव द्वारा प्रभावित होगा और श्वसन क्रिया जो है वायुमंडलीय प्रभाव द्वारा लगभग न के बराबर प्रभावित होता है, ठीक है। और अगला अंतर मेरा लास्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोई एंजाइम भाग नहीं लेता है और श्वसन क्रिया में एंजाइम भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें आपको 6 अंतर बताएं दोस्तों, ठीक है, आप लोग कम से कम 5 जरूर से जरूर याद रखिएगा अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो, ठीक है, और 5 जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि जो है आपका एग्जामिनर हो वो कॉपी चेक करने वाला सर है वो पूरा में फुल में से फुल मार्क्स यानी 2 में से 2 मार्क्स आपको बैठा सके, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर ये था, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण था ये दोस्तों, ठीक है। मेरा अगला अंतर है दोस्तों रक्त और लसिका का में अंतर लिखा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा। एक तरफ आपको रक्त लिख देना है और एक तरफ लसिका, ठीक है। देखिए पहला में लिखा हुआ कि यह रक्त रंग युक्त होता है, यानी रक्त जो होता है दोस्तों रंग युक्त होता है, इसमें कलर होता है, ठीक है। और लसिका में लिखा हुआ है कि यह रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, ठीक है। तो यह मेरा पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए लिखा हुआ है कि इसका परिवहन बंद नलियों द्वारा होता है, यानी इसका रक्त का जो परिवहन होता है वह बंद नलियों द्वारा होता है और इसका परिवहन 2 ऊतकों के बीच से होता है, ठीक है। और मेरा तीसरा में लिखा हुआ है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होती है, यानी इसमें जो होता है प्रोटीन की मात्रा रक्त की अपेक्षा जो होता है दोस्तों किस में कम होता है, तो लसिका में, ठीक है। और अगला लिखा हुआ है कि इसके कोशिका में हिमी और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें हिम तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन का अभाव होता है, यानी इसमें हिम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसमें जो होता है इसका अभाव होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा अंतर था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण था दोस्तों, इसीलिए आपको ये भी करवा दिए रक्त और लसिका में अंतर, ठीक है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। मेरा अगला अंतर है श्वसन तथा दहन में अंतर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 100% आने का चांसेज है इस साल
ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। देखिए पहला एक तरफ श्वसन लिख देना, एक तरफ दहन लिख देना है, ठीक है, इस तरह से लाइन खींच देना है। तो देखिए पहला अंतर लिखा हुआ कि यह क्रिया धीरे धीरे होती है, यानी श्वसन का जो क्रिया होता है वह धीरे धीरे होती है, और दहन जो है यह क्रिया द्रुत यानी फास्ट होती है। यह जो क्रिया होता है दोस्तों वह बहुत तेज होता है, ठीक है, कौन, तो दहन। और दूसरा लिखा कि इसमें कार्बन बंधन की विखंडन क्रमबद्ध रूप से होता है, यानी कार्बन बंध का विखंडन जो होता है क्रमबद्ध रूप से होता है। इसमें कार्बन बंध का विखंडन क्रम से नहीं होता, यानी कार्बन बंध का विखंडन जो होता है क्रम से इसमें नहीं होता है, किसमें, दहन में। चलिए अगला अंतर देखते हैं, तीसरा नंबर। और हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर देखने से पहले अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी महत्वपूर्ण अंतर है सारा आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराना है दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखिएगा। देखिए मेरा अगला अंतर, तीसरा अंतर है कि प्रत्येक कार्बन बंधन के विखंडन में एंजाइम भाग लेते हैं, और इसमें कार्बन बंधन का विखंडन में कोई एंजाइम भाग नहीं लेता है, ठीक है। और अगला अंतर मेरा चौथा नंबर है कि इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की अधिकांश मात्रा कोशिका में एटीपी के रूप में संचित रहता है, ठीक है, और इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा अधिकांश मात्रा में नष्ट हो जाता है, ठीक है। और अगला अंतर है मेरा कि इस क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं और इसमें कोई एंजाइम भाग नहीं लेता है, ठीक है। इस तरह से आपको यानी कि श्वसन और दहन में अंतर हो गया दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर है ये भी, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा सारा जो है इसमें जितना भी अंतर आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, सभी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का जितने भी महत्वपूर्ण अंतर था सारा आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराया है, ठीक है। सभी जो भी अंतर इसमें हम करवाए हैं आपको सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर एक भी अंतर आपका अगर एग्जाम में पूछता है तो इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए सारा को आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और यह वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।